साल 2063 में इंसानों की कलाकारी से समुद्र का लेवल उस बिंदु तक पहुंच गया होता है जहां अब पृथ्वी का अधिकांश भाग बाढ़ में डूबा हुआ है। केवल 2 महाद्वीप ही बचे हैं और इसलिए लोग जमीन और संसाधनों के लिए युद्ध लड़ रहे होते हैं। दोनों महाद्वीपों के बीच समुद्र में एक मिलिट्री आउटपोस्ट है जिसे दी सेंटिनल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 सैनिकों का एक दल होता है जो अब निराश होने लगे हैं। 2 साल की सर्विस के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले खत्म हो गया होता है। फिर भी राहत दल उन्हें लेने अभी तक नहीं आया होता है, इसलिए उनका खाना भी खत्म होने लगता है। अब वे एक बहुत तूफानी रात के दौरान कैसिडी और सुलिवन मछली पकड़ने का प्रयास करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपने बड़े जाल को ढेर सारे मछली से भर देते हैं। इस बीच उनके सीनियर अफसर हेंड्रिक्स ने देखा कि तूफान बहुत भयानक हो रहा है, इसलिए वह बैनेस से सेंटिनल की रक्षा करने वाले विशाल विस्फोटक को सुरक्षित करने के लिए कहता है। तभी उसी समय लहरें और भी बड़ी और हिंसक होने लगती हैं, जिससे चौकी की पाइपलाइनें टूटने लगती हैं। बेंस उन्हें ठीक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है, जिससे वह कई मिनटों तक पानी के भीतर संघर्ष करता रहता है और आखिरकार वह किसी तरह वहां से निकल पाता है। इधर बाहर लहरें जाल के साथ मछलियों को भी उड़ा ले जाती हैं। सुलिवन फिर से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हवा बहुत तेज होती है, इसीलिए वह जाल छोड़कर वापस अंदर भाग जाता है। अब इतना खतरनाक तूफान के बाद भी सेंटिनल तब भी खड़ा रहता है। अगली सुबह ग्रुप चर्चा करते हैं कि उन्हें अब नाश्ता कम मिलेगा क्योंकि राशन खत्म होने के कगार पर है। इस पर बैनेस को आश्चर्य होता है कि मछलियों का क्या हुआ, और जब वह सुनता है कि मछलियां वे खो चुके हैं तो वह गुस्सा हो जाता है। बैनेस को आश्चर्य होता है कि वे हेडक्वार्टर से राहत क्यों नहीं मांगते हैं, लेकिन हेंड्रिक्स उसे बताता है कि टेलीग्राफ केवल रिपोर्ट बनाने के लिए है। इसके बाद सुलिवन टेलीग्राफ का यूज करके एक रिपोर्ट करता है। वह बेस को सूचित करता है कि यहाँ पर कोई घटना नहीं हुई है, और वे जवाब देते हैं कि पिछले कुछ महीनों की तरह ही वहाँ भी कोई घटना नहीं हुई है। कुछ समय बाद सुलिवन हेंड्रिक्स के साथ बाहर आता है और उसके एयर डांसर का मजाक बनाता है, लेकिन तभी सुलिवन दूरबीन से समुद्र को देखता है। वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक जहाज उनकी तरफ ही आ रहा है, जिसका कंफर्मेशन कैसिडी राडार की जांच करने पर करती है। सुलिवन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह मानता है कि यह उनके लिए जरूर हेडक्वार्टर से कोई राहत है, लेकिन हेंड्रिक्स सावधान हो जाता है और बैनेस को दुश्मन होने की स्थिति में कुछ हथियार लाने का आदेश देता है। कैसिडी जहाज से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, इसलिए हेनरिक्स जहाज को एक मौका देने का फैसला करता है। वह सुलिवन को एक बंदूक देता है और उससे कहता है कि वह जहाज से मिलने के लिए नाव ले जाए और पता करें कि उसमें कोई दुश्मन है या नहीं। अब सुलिवन तुरंत निकल पड़ता है और जहाज के पास पहुंचता है। वह लोगों को बुलाता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता है। इस पर अपनी बंदूक निकालकर सुलिवन जहाज पर चढ़ जाता है और जांच शुरू कर देता है। अब जब उसे सुराग मिलते हैं तो वह और अधिक परेशान हो जाता है। चीजें गंदगी से ढकी हुई होती हैं, रेडियो काम नहीं कर रहा है और अलमारियों में बिल्कुल फ्रेश खाना होता है। इधर हेंड्रिक्स स्थिति की जानकारी के लिए उससे संपर्क करने का प्रयास करता है, लेकिन सुलिवन उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे कुछ सामानों से भरे हुए 4 बैग मिलते हैं। यह सामान आउटपोस्ट के लिए ही था, लेकिन चालक दल के साथ कुछ हुआ और वे गायब हो गए, जिसका मतलब है कि वे घर जाने का मौका चूक गए होते हैं। अब क्योंकि सुलिवन कोई जवाब नहीं दे रहा है, हेंड्रिक्स को लगता है कि शायद उस पर हमला हो गया है, इसलिए वह सेंटिनल के पास पहुंचने से पहले जहाज को गोली मार देना चाहता है। वह कैसिडी से विस्फोटक की चाबियों में से एक मांगता है और जब वह झिझकती है तो वह उसे याद दिलाता है कि यह प्रोटोकॉल है। इसके बाद अपनी चाबी के साथ हेंड्रिक्स विस्फोटक को एक्टिव करना शुरू कर देता है और गोली चलाने से पहले वह आखिरी बार सुलिवन से संपर्क करने की कोशिश करता है। शुक्र होता है कि सुलिवन इस बार उत्तर देता है, इसलिए हमला रद्द कर दिया जाता है। हालांकि जब कैसिडी अपनी चाबी वापस मांगती है तो हेंड्रिक्स कहता है कि वह आदेशों का पालन करने में झिझक रही थी, इसलिए सजा के रूप में वह दोनों को अपने पास रख रहा है। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप सब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। इसके बाद में सुलिवन जहाज को खींचकर सेंटिनल तक ले जाता है, जबकि हेंड्रिक्स जहाज की जांच करता है। सुलिवन कैसिडी के साथ फिर से मिलता है और वे उस डर की भरपाई करने के लिए कुछ अच्छा समय एक साथ बिताते हैं। कुछ घंटों बाद जब वे आयोडीन बात कर रहे होते हैं तो बैंस टीम को उन सभी चीजों की जानकारी देता है जो उन्हें जहाज से मिले होते हैं। उसे यह भी यकीन है कि यह उनके बचाव के लिए जहाज थी, लेकिन इंजन कई महीनों से बंद था। अब सुलिवन बेस को एक संदेश भेजना चाहता है, लेकिन हेंड्रिक्स और अधिक जानकारी मिलने
तक उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। नहाने के बाद हेंड्रिक्स जहाज के नेविगेशन हिस्ट्री की जांच करता है और सभी पोजीशन को लिखता है, जिसे वह सेंटिनल में वापस ले जाकर अपने मैप पर पोजीशन की जांच करता है। अब सुलिवन मानता है कि उसने हेंड्रिक्स की पीठ पीछे एक संदेश भेजा था, इसलिए उन्हें कल जवाब मिलेगा। अगली सुबह हेंड्रिक्स अपने 3 सैनिकों को संदिग्ध रूप से टेलीग्राफ के पास इंतजार करते हुए देखता है और अब बेंस सच्चाई कबूल करता है कि उन्होंने बचाव के लिए मैसेज भेजा था। हेंड्रिक्स इसके लिए उन्हें डांटना चाहता है, लेकिन तभी उसे टेलीग्राफ पर एक उत्तर मिलता है। ग्रुप तो पहले बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वे मैसेज को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह तो उनका ही पुराना मैसेज है जो सुलिवन ने कल रात भेजा था। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उनका बेस से काफी समय पहले संपर्क टूट गया था और कंप्यूटर हर दिन सुलिवन द्वारा भेजा गया ही संदेश उल्टा उसी को भेज रहा है। जबकि हेंड्रिक्स मैप पर पोजीशन के साथ काम करना जारी रखता है, इधर बैनस मन में एक योजना के साथ जहाज में घुसना शुरू कर देता है। तभी एक रात सुलिवन उसे वापस आते हुए पकड़ लेता है, लेकिन बेंस उसे कुछ नहीं बताता है। फिर भी दोनों एक साथ शराब पीते हैं और बैनस अपने परिवार के बारे में कुछ कहानियां बताता है। अचानक बैनस कबूल करता है कि उसे लगता है कि वह जहाज को ठीक कर सकता है। अब भागने की आशा से उत्साहित सुलिवन कैसिडी को खबर देने के लिए दौड़ता है और उसे महाद्वीप पर बचे कुछ सुरक्षित शहरों में से एक में एक साथ रहने के लिए अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन कैसिडी झिझकती है और वह उनके बात पर विश्वास नहीं करती है। इसके बाद अगले दिन इंजन ठीक करने में मदद करने के लिए सुलिवन बैनस के साथ जहाज में घुस जाता है और वे मिलकर काम पूरा कर लेते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, हेंड्रिक्स उनका इंतजार कर रहा होता है और वह उन्हें सेंटिनल को ठीक करने के लिए जहाज के हिस्सों का उपयोग करने का आदेश देता है। वह उन्हें जाने की परमिशन नहीं देता है, क्योंकि उसका कहना होता है एक सैनिक का धर्म अपना ऑर्डर पूरा करना होता है। फिर भी सुलिवन और बेंस यहाँ मरने से इनकार कर देते हैं। इधर कैसिडी भी वहाँ से नहीं जाना चाहती है। अब उनके तर्कों की परवाह न करते हुए हेंड्रिक्स टीम को मरम्मत के काम के लिए भेज देता है और उनकी बात न मानने पर उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है। लोग गुस्से में होते हैं, इसीलिए कैसिडी अकेले में हेंड्रिक्स से बात करती है। इस बीच सुलिवन और बेंस को लगता है कि अगर उनका सीनियर उन्हें जाने का परमिशन नहीं देगा तो उसका काम तमाम करना पड़ेगा। तभी उनकी बातचीत के बीच ही हेंड्रिक्स आ जाता है, जो कहता है कि चूंकि उनके पास संचार नहीं है, इसलिए किसी को बेस को रिपोर्ट करना चाहिए। अब 2 लोगों को रहना होता है और 2 को जाना है। सीनियर होने के नाते हेंड्रिक्स तो पक्का रहेगा और कैसिडी भी यहाँ रहने के लिए तैयार होती है, इसलिए बेंस इस शर्त से खुश है। लेकिन सुलिवन का दिल टूट गया होता है। कुछ देर बाद सुलिवन कैसिडी से निजी तौर पर बात करता है। उसे भी बेंस की जगह अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह उसे खुश करने के लिए इतना बेताब होता है कि वह उसकी जगह लेने या उसके साथ यहीं रहने की पेशकश भी करता है। लेकिन कैसिडी उससे कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती है, वह अभी तक केवल उसका यूज कर रही थी। निराश सुलिवन कमरे से बाहर भागता है और कैसिडी रोने लगती है। अब उस रात सुलिवन और बेंस पैकिंग करते हैं। इसके बाद हेंड्रिक्स सुलिवन को बेस पर ले जाने के लिए एक पत्र देता है। सुलिवन एक बार फिर से हेंड्रिक्स को याद दिलाता है कि वे सभी एक साथ जा सकते हैं, लेकिन हेंड्रिक्स फिर भी मना कर देता है और कहता है कि किसी को यहाँ विस्फोटक पर नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद हेंड्रिक्स मानचित्र और पोजीशन पर अपना काम पूरा करने के लिए जाता है और एक चौंकाने वाली खोज करता है कि राहत जहाज अपने आप से ही सेंटिनल से दूर चला गया है। संदेह होने पर हेंड्रिक्स कैसिडी की जांच करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। अगली सुबह पूरी टीम अलार्म बजने की आवाज सुनकर जाग गई होती है, क्योंकि रडार पर एक और जहाज दिखाई देता है। सेंटिनल की रक्षा के लिए लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कैसिडी जहाज से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इस बार हेंड्रिक्स किसी को भेजने से इनकार कर देता है और टीम को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन उनकी पहली गोली चूक जाती है। अब जब वे रीलोड करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी कैसिडी देखती है कि उनका जहाज गायब है। उसी समय सुलिवन और बेंस भी कोहरा छंटने के बाद इसे स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि ये तो उन्हीं का जहाज है, इसलिए वे दोबारा गोली चलाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब तक कैसिडी उन्हें चेतावनी देने के लिए आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेंड्रिक्स अपनी बंदूक निकाल लेता है और बेंस पर हमला कर देता है। अब पता चलता है कि यह हेंड्रिक्स ही था जिसने कल रात जहाज को वहां भेज दिया और उनको डराने के लिए वह एयर डांसर को भी गोली मार देता है। फिर भी बैनस अभी भी जहाज को नष्ट करने से इनकार कर देता है और जवाब में हेंड्रिक्स उसके कान पर गोली मार देता है। इसलिए सुलिवान तोप लेता है और जान गंवाने से पहले जहाज को नष्ट कर देता है। गुस्से में बेंस हेंड्रिक्स के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसिडी मारकर बेहोश कर देती है। बाद में सुलिवन और कैसिडी हेंड्रिक्स को पेंट्री में बंद कर देते हैं और कैसिडी दोनों चाबियां वापस ले ली। अब बाद में बेंस हेंड्रिक्स को मारने के लिए उसे ढूंढता है और जब सुलिवन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे मुक्का मार देता है। फिर भी कैसिडी उसे किसी तरह शांत करती है, लेकिन बेंस फिर भी अकेले नशे में धुत होने और अपना सामान खोलने के लिए निकल जाता है, जिससे
वह रोने लगता है। कुछ समय बाद कैसिडी बताती है कि हेंड्रिक्स को आयोडीन बाथ की जरूरत है, लेकिन बेंज उसे बाहर जाने से मना कर देता है और बताता है कि वह यह नौकरी अब छोड़ देगा। इसके बाद कैसिडी यह मानती है कि उसने उसके बारे में जो कहा उसका वह मतलब बिल्कुल नहीं था। वह केवल यही चाहती थी कि वह उसकी चिंता किए बिना यहाँ से चला जाए, लेकिन सुलिवन को ये सब उसका बहाना लगता है। दोपहर बाद सुलिवन हेंड्रिक्स के लिए कुछ खाना लेकर जाता है और पूछता है कि उसने उनके जाने के बारे में अपना मन क्यों बदल लिया। हेंड्रिक्स पोजीशन से प्राप्त जानकारी को साझा करता है। उसके अनुसार यह राहत जहाज 3 महीने पहले यहाँ था, जैसा कि इसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई इसे यहाँ से दूर ले गया। इसका मतलब है कि उनमें से ही कोई एक गद्दार है जो विस्फोटक चाहता है। फिर भी सुलिवन उस पर विश्वास नहीं करता है और दरवाजा फिर से बंद करके चला जाता है। जबकि सुलिवन अपना शेष दिन हर चैनल पर इमरजेंसी संदेश भेजने में बिताता है, इधर बेंज शराब पीता रहता है और खुद को अपनी कार्यशाला में व्यस्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसने जो कुछ भी बनाया होता है उसे तोड़ डालता है। अगली सुबह पगलाया हुआ बेंज कैसिडी को रूम में सोया हुआ पाता है, इसलिए वह कैसिडी पर हमला कर देता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वह उसका फायदा उठाना चाहता था। कुछ संघर्ष के बाद कैसिडी उसे दूर धकेलने में सफल हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि बैनस ने उसकी चाबियां चुरा ली है। फिर कैसिडी सुलिवन की तलाश में भागती है ताकि उसे बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसी समय स्पीकर के माध्यम से बेंज की आवाज सुनाई देती है जो घोषणा कर रहा होता है कि वह विस्फोटक को एक्टिव कर रहा है। यह सुनते ही सुलिवन और कैसिडी वापस कॉमन रूम में जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसका परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर कंट्रोल से दूर जाने पर बैनस रोता है, लेकिन कैसिडी द्वारा चाबियां वापस लेने के बाद बैनस मानता है कि वह एक्टिवेशन कोड का अंतिम अंक भूल गया था। सुलिवन सोचता है कि हेंड्रिक्स को अब आजाद कर देना चाहिए, लेकिन बेंज उसे चौंकाने वाली खबर बताता है। उसने पहले उसे मारने की बारे में सोचा, लेकिन जब वह रूम में गया तो हेंड्रिक्स समुद्र में कूद चुका था। जब कैसिडी और सुलिवन रूम की जांच करते हैं तो वे बेंज को सच कहते हुए देखकर निराश हो जाते हैं। इसके बाद दुखी सुलिवन हेंड्रिक्स द्वारा बेस को लिखे गए पत्र को पढ़ता है और वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि हेंड्रिक्स ने अपनी कमान बढ़ाने का अनुरोध किया था। बाद में कैसिडी सुलिवन को अब साफ सुथरी वर्कशॉप दिखाता है। इसका मतलब है कि बेंज अब बेहतर महसूस कर रहा है और फिर से अपना काम करने लगा है। इसके बाद समुद्र के कूड़े करकट से कुछ जरूरी सामान लाने के लिए नाव पर चढ़ने से पहले बैनस उसे गले लगाता है। अब कैसिडी भी उसके साथ जा रही होती है, इसलिए सुरक्षा के लिए सुलिवान उसे एक बंदूक देता है। कुछ देर बाद सुलिवन फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करता है और जब वह जाल खींचता है उसे हेंड्रिक्स की लाश मिलती है, जिसके सिर पर घाव था, जिसका मतलब है कि किसी ने उसे मार डाला और वास्तव में उनके साथ एक गद्दार है। जबकि सुलिवन सुराग के लिए अपने दोस्तों के प्रोफाइल की जांच करने के लिए जाता है, इधर कैसिडी एक प्लान बनाते हुए नाव में बैनस को घूरती है। इसके बाद सुलिवन हेंड्रिक्स के मैप की जांच करता है और एक सिद्धांत पेश करता है। अब जैसे ही तूफान आना शुरू होता है, सुलिवन बाहर लगे बीकन की जांच करता है और उसे पता चलता है कि इसे हटाकर इधर उधर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी ने बीकन को नाव में ले लिया और पोजीशन समझाते हुए जहाज को सेंटिनल के पास जाने के बजाय उनका पीछा करने को कहा होगा और उसी समय किसी ने राहत दल को मार डाला होगा और जहाज को बहने दिया। कुछ घंटों बाद केवल कैसिडी यात्रा से वापस आती है और कहती है कि बेंज कुछ प्लास्टिक पकड़ने की कोशिश करते समय गलती से गिरकर मर गया। सुलिवन तुरंत अनुमान लगाता है कि उसने उसे मार डाला और वही हमेशा से गद्दार थी, हालांकि वह अभी तक कुछ भी कहने से डर रहा होता है। अगली सुबह कैसिडी बिस्तर से अकेली उठती है। सुलिवन उससे केवल वॉकी टॉकी के माध्यम से बात करता है और समझाता है कि वह जानता है कि उसने सभी को मार डाला है और वह दुश्मन के लिए जासूसी कर रही है, लेकिन वह उसे विस्फोटक नहीं रखने देगा। कैसिडी को तब एहसास होता है कि उसके पास चाबियां नहीं है और वह कॉमन्स रूम की ओर भागती है, जहां वह विस्फोटक को एक्टिव करते हुए सुलिवन को पाती है। चूंकि अब उनका कोई भविष्य नहीं होता है, इसलिए वह उनके अंदर रहते हुए सेंटिनल को उड़ाने का फैसला करता है। इसके साथ ही सुलिवन उसे बंदूक की नोक पर पकड़ रखा होता है। कैसिडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके देश में लोग परेशान हैं और उसे उससे झूठ बोलना पसंद नहीं है, लेकिन सुलिवन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और विस्फोटक को एक्टिव कर देता है। हालांकि विस्फोट करने के बजाय मशीन में एक अजीब सा शब्द शो होता है जिसे बैनस बहुत बोला करता था, जिससे उन्हें एहसास होता है कि बैनस ने विस्फोटक को फिर से प्रोग्राम किया है ताकि कोई भी इसे विनाश के लिए यूज न कर सके। अंत में सुलिवन और कैसिडी के बीच थोड़ी बातचीत होती है। वे इस बात पर सहमत होते हैं कि चाहे युद्ध का कोई भी पक्ष आए, वे मिलकर सेंटिनल की रक्षा करेंगे और जीवित रहेंगे।